अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आपसे मुखातिब हूं मैं ओंटारियो कनाडा से। आज की वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करूंगा और वो ये है कि कनाडा आते हैं तो कहां आएँ। इसमें ख़ास तौर पे मैं मुकाबला करूंगा कैलगरी और टोरंटो का या GTA एरिया का। बाय द वे, अगर मैं टोरंटो या GTA एरिया कहता हूं तो वो समझने एक ही बात है, क्योंकि these places have a similar kind of lifestyle and cost of living to offer as opposed to Calgary, Alberta, because उनका टैक्स सिस्टम डिफरेंट है, वो सुबह डिफरेंट है, उसमें जो टैक्सेस हैं की परसेंटेज डिफरेंट होती है। थोड़े कम टैक्सेस लगते हैं। ओंटारियो में जैसे आप जानते हैं कि 13% टैक्स होता है कुछ भी आप ख़रीदते हैं अदर दैन द फ्रेश प्रोड्यूस या जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, दूध, अंडे, डबल रोटी वगैरह, तो वो आपको वहाँ पर तकरीबन समझ लें कि 5% पे करना पड़ता है। लेकिन अदर दैन दैट जो रेंट्स का कंपैरिजन है या जो मेन कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंपैरिजन है, उस सब के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप कनाडा आते हैं तो आपके लिए क्या अच्छा है कि आपको टोरंटो या GTA एरिया में आना चाहिए या कैलगरी, अल्बर्टा में आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये जो इनसाइट्स शेयर करने वाला हूँ ये इस बेसिस पर करने वाला हूँ कि मैं खुद टोरंटो GTA एरिया में रह रहा हूँ सिंस द पास्ट 1 year and 3 months नाउ। मैं खुद कभी कैलगरी, अल्बर्टा तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बता सकता हूँ, बिकॉज इट जस्ट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट एंड रिसर्च टू नो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, हिसाब किताब। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कंपैरिजन करने के लिए कैलगरी, अल्बर्टा का ही इंतखाब क्यों किया है। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि कैलगरी को लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत अफोर्डेबल लिविंग है, वहाँ पर घर सस्ते हैं, किराए कम हैं, टैक्स जैसा कि आप जानते ही हैं कि 5% एज अपोज टू 13% जो ओंटारियो में लगता है। तो इस वजह से लोगों के लिए एक अट्रैक्शन होती है उसमें कि यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए कैलगरी एक बहुत हॉट स्पॉट है जो घर ख़रीदना चाहते हैं कनाडा में आके, क्योंकि कैलगरी में ऐसा भी है कि कुछ बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स रहते हैं जो इंडिया से आए हुए हैं, उन्होंने कैलगरी में अपने घर लिए हैं और उनकी वजह से कैलगरी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत फेमस हुआ है। बिकॉज जब उन्होंने वहाँ पर घर लिए और उन्होंने अच्छे वक्तों में लिए थे, यानी कि आज से 3-4 साल पहले का भी वक्त बहुत अच्छा वक्त था कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी प्लेसेस वहाँ पर। तो उस वक्त जब उन्होंने वहाँ पर आकर सस्ते में घर लिए और एक के बाद दूसरा घर उठाया तो लोगों को लगा कि टोरंटो में तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन कैलगरी एक ऐसी जगह है जहाँ आप आज भी अफोर्डेबल घर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उन यूट्यूबर्स ने लिए हैं वहाँ पर जिनको हम पहले से फॉलो करते आ रहे थे। तो उस वजह से बहुत लोगों की अटेंशन उस तरफ गई कि भाई कैलगरी में लिया जा सकता है घर। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पिछले 3-4 साल में द बल्क ऑफ द न्यू इमिग्रेंट्स जो कैलगरी में गए हैं, उन्होंने कैलगरी का इंतखाब किया है रहने के लिए, वो इस वजह से था क्योंकि वो वहाँ पर घर लेने का सोच रहे थे। क्योंकि जब आप कनाडा में आते हैं या किसी भी नए मुल्क में जाते हैं तो वहाँ रोज़ रोज़ आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते। जिस जगह आप जा रहे हैं उसका बहुत सोच समझ के इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जब आप वहाँ पर मूव हो जाते हैं उसके बाद शहर तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो कितने लोग हैं जो शहर बदलते हैं। कराची वाले ज़्यादातर कराची में ही रह जाते हैं, लाहौर वाले लाहौर में रह जाते हैं, पिंडी इस्लामाबाद वाले पिंडी इस्लामाबाद में रह जाते हैं। मतलब टू मूव फ्रॉम इवन वन सिटी टू अनदर आपके अपने होमलैंड में वो इतना नामुमकिन होता है जैसे आप किसी और मुल्क में शिफ्ट हो रहे हो। इसी तरीके से जब आप कनाडा आते हैं तो शुरू में आप किस जगह पर आते हैं उसका इंतखाब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे इन द सिटी दैट दे चूज़ टू लैंड इन।
सो दैट्स वाई जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन पिछले 3-4 सालों में कैलगरी में शिफ्ट हुई है, वो उन पॉपुलर यूट्यूबर्स के ज़ेरे असर वहाँ पर शिफ्ट हुई है कि उनके देखा देखी वो भी वहाँ पर घर लेंगे, उनको कोई अफोर्डेबल घर मिल जाएगा वहाँ पर। लेकिन अब चल क्या रहा है सीन, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं। इन्फ्लेशन हैज़ पर्टिकुलरली सेट इन पिछले 3-4 साल में, स्पेसिफिकली एवर सिंस कोविड, और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो जो घरों की प्राइसेस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया कैलगरी में या ओंटारियो में। लेकिन एक चीज़ अभी भी कैलगरी में घर लेने को एक एज देती है कि जब आप कैलगरी में घर लेते हैं तो यू डोंट हैव टू पे ट्रांसफ़र टैक्स होता है, वो आपको वहाँ पर पे नहीं करना पड़ता, जबकि आपको इधर ख़रीदते वक्त ओंटारियो में पे करना पड़ता है। लेकिन अदर देन दैट जो घरों की प्राइसेस हैं उधर भी अगर आप चेक कर लें, इट्स ऑल ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा। कैलगरी और टोरंटो के एवरेज होम प्राइस में फ़र्क है, विद कैलगरी बीइंग चीपर दैन टोरंटो। लेकिन अगर आप कैलगरी को कंपेयर करें बाकी सिटीज़ के साथ ओंटारियो में तो बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल कैलगरी इज़ रिलेटिवली चीपर व्हेन इट कम्स टू बाइंग द होम। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने आते साथ घर नहीं लेना, जैसे कि हम हैं, अगर हमारे पास डाउन पेमेंट हो भी तब भी बहुत रिसर्च करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि इस्लामिक मॉर्गेज करूँ। जब भी मैं करूँ, अव्वल तो इस्लामिक मॉर्गेज भी मिल भी रही हो तब भी मुझे घर लेना है या नहीं, अभी तक मैं इस डिसीजन पर यहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। तो जो लोग श्योर नहीं हैं कि कनाडा आते साथ उन्होंने पहले 2 सालों में या 3 सालों में घर ले लेना है, स्पेशली उन लोगों को तो मैं एडवाइस करूँगा कि वो कैलगरी बिल्कुल भी मत आएँ, बिकॉज़ अदर दैन जो स्लाइट डिफरेंस है घरों की प्राइसेस में बिटवीन टोरंटो GTA एरिया एंड कैलगरी, एक तो वहाँ की पॉपुलेशन यहाँ के मुकाबले में बहुत कम है। अब जहाँ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ अकॉर्डिंगली आपके बिजनेसेस के कंज्यूमर्स या कस्टमर्स भी कम होते हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ पर जॉब्स भी कम होती है। कनाडा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा और खुला सा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। मैं तो कैलगरी में रहता भी नहीं, मैं तो GTA एरिया की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर रहकर भी हमें लगता है कि हम ऐसे एक सुनसान बयाबान से इलाके में रह रहे हैं जहाँ हू का आलम सा रहता है। अभी भी जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये कितना खुला सा और बड़ा सा इलाका है और कितनी बड़ी और खुली सी सड़क है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक आपको सिर्फ एक गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है और एक बंदा आपको नहीं नज़र आएगा। तो पॉपुलेशन बहुत कम है। टोरंटो को तो खैर आप इस बात से स्किप कर सकते हैं, टोरंटो इज़ काफ़ी कंजेस्टेड, लेकिन मैं GTA एरिया की बात कर रहा हूँ या सबर्ब्स की बात कर रहा हूँ तो आपको बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पर मिलती है। अब इससे भी कम आपको नज़र आएगी कैलगरी में। तो जो एक होम सिकनेस का इफ़ेक्ट होता है या एक सोशल एक्सक्लूजन का इफ़ेक्ट होता है, दैट इज़ काफ़ी डिप्रेसिंग, वो आपको वहाँ पर ज़्यादा फील होगा कंपेयर टू GTA एरिया। नए मुल्क में जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी कम्युनिटी में ही रहें। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार अगर आपको अपनी कम्युनिटी में ही रहना है तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि दूर से ऐसी बातें करना सही लगता है, लेकिन जब आप एक्चुअली इस पोजीशन में आते हैं देन यू वांट टू बी विद द पीपल ऑफ योर काइंड, बिकॉज जब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों में रहेंगे या ऐसी जगह पर रहेंगे जहां आपकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होंगे तो बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको अपने टाइप की वहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे हलाल फूड की दस्तयाबी, जैसे मस्जिदों की दस्तयाबी, जैसे इस्लामिक स्कूल्स की दस्तयाबी, जैसे आपका जो कल्चरल गेटअप है या जिस तरह के कपड़े आप ख़रीदना चाहते हैं उनकी अवेलेबिलिटी, और आपकी कल्चरल फेस्टिवल्स, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। और उसके अलावा भी इट इज़ ऑलवेज़ अ सेफ़ ऑप्शन कि आप ऐसी कम्युनिटी में रहें जहाँ आपके जैसे लोग बहुत ज़्यादा हों, बिकॉज़ एक स्ट्रेंथ होती है आपकी, एक आपकी आइडेंटिटी होती है, वो आपको वहाँ पर मिलती है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि मुसलमान अल्बर्टा में ज़्यादा है या ओंटारियो में ज़्यादा है, या मुसलमानों की पॉपुलेशन किस में ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। GTA में आपको बहुत देसी पॉपुलेशन मिल जाएगी, पाकिस्तानी, इंडियंस बहुत मिलेंगे। कैलगरी में भी अब तो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स, क्योंकि जैसे कि पिछले 3-4 साल में देखा देखी पॉपुलर यूट्यूबर्स के वहाँ पर जाकर सेट हुए हैं तो काफ़ी आपको देसी फैमिलीज़ मिलेंगी, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ की।
मैं मुसलमान हूँ, तो चले हम मुसलमानों की बात करते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स सर्च करते हैं बाय प्रोविंस इन कनाडा, तो अ क्विक गूगल रिसर्च हमें ये बताती है कि ओंटारियो में 942 990 लोग मुसलमान हैं, जबकि अल्बर्टा में 202 535 लोग मुसलमान हैं. These statistics can vary with time, लेकिन this is the result of the quick Google research. But do your own research because this result is from Wikipedia. लेकिन अगर हम वर्ल्ड एटलस की माने तो मुसलमानों की जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो दो सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है. जैसे 2/3 ऑफ ऑल कैनेडियन मुस्लिम्स हैं टोरंटो में और मॉन्ट्रियल में. देखिए, पहले ही आप अपने मुल्कों से यहाँ पर आते हैं, इतना बड़ा स्टेप लेकर आते हैं, उसके बाद आपको ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज कर सकें, ताकि वो जो एक नया आने वाली फीलिंग होती है यहाँ पर, या जो एक होम सिकनेस होती है या अकेलापन होता है, उसको जिस हद तक कम किया जा सके वो आप कर सकें. तो उसके लिए जो चहल पहल या रौनक वाले एरियाज़ हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई फेस्टिवल्स होती ही नहीं है या बिल्कुल कोई चहल पहल नहीं होती, लेकिन यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप टोरंटो में ही आकर बस सकें तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है और जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं. वो और चीज़ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने के साथ साथ वहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंपटीशन तो खैर हर जगह ही है. मेन चीज़ ये कि मौके तो हों जॉब्स के, तो फिर आप अपने आप को अच्छी सीवी बनाकर या किसी भी तरीके से पॉलिश करके लोगों से एज हासिल कर सकते हैं. बाय द वे, अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आपको अच्छी रेज्यूमे चाहिए तो मैं आपको कैनेडियन फॉर्मेट पर रेज्यूमे बनाकर दे सकता हूँ, जिसको यूज़ करके मैंने खुद भी यहाँ पर बेशुमार जॉब्स हासिल की हैं. अगर आप मुझसे वो बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझे वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर घर से दफ्तर का जो फासला है आप जानते ही हैं, हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव है. मार्केट की बात करें तो हार्डली 8 मिनट्स की ड्राइव है वन वे. मतलब 8 मिनट में अगर आप घर से मार्केट पहुँच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कनाडा जैसे मुल्क में, बिकॉज़ यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंसेस पर तो खैर कुछ भी नहीं होता. जैसे आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा कि आप घर से निकले और गली के नुक्कड़ पे आपको दही वाला मिल गया या नान बनाने वाला मिल गया या नाई मिल गया या आपको करियाने की दुकान मिल गई. यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है. इधर आपको मार्केट में ही जाना पड़ेगा और तमाम जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये बड़े बड़े रिटेलर से ही आपको ख़रीदने पड़ती हैं, जैसे वॉलमार्ट है या कॉस्टको है, फूड बेसिक्स है. इसी तरह की जगहों पर आपको जाना होता है. तो आपको अपने घर से उन्हीं का फासला नापना है. कोई आपको लोकल दुकानें, छोटी मोटी ढाबे कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जॉब एम्प्लॉयबिलिटी के एस्पेक्ट्स किस शहर में बेहतर हैं. हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में जो लोग आए हैं कनाडा, उनमें से क्या परसेंटेज रही है उन लोगों की जो अल्बर्टा कैलगरी में एम्प्लॉय हुए हैं, एज अपोज टू लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है टोरंटो GTA एरिया में. तो आइए कुछ स्टेटिस्टिक्स देखते हैं. तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो ओंटारियो में है एज ऑफ नवंबर 2023 इस वेबसाइट के ऊपर वो 6.1% है, जबकि यही रेट अगर हम देखते हैं अल्बर्टा में तो वो हमें मिलता है 5.9%. यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट स्लाइटली ज़्यादा है ओंटारियो में एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा, लेकिन कोई बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं है. 5.9% इन अल्बर्टा वेयर 6.1% इन ओंटारियो. लेकिन ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किल्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं या किस नीश या प्रोफेशन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं. आया
कि आप यहाँ पहुंचकर एक स्टार्ट से ही हाई लेवल या मैनेजेरियल या एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब जो आप पाकिस्तान, इंडिया या दुबई से छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं और उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे मैंने परसों की वीडियो में भी शेयर किया था कि शाह साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ 1 साल से आए हुए हैं, अभी तक उनको जॉब नहीं मिली। तो मैंने उसमें रिव्यू किया है कि क्यों उनको जॉब नहीं मिली। बहुत हद तक ये चीज़ें आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब सर्च स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस तरह की जॉब्स ढूंढ रहे हैं। वरना अगर मैं अपना एक्सपीरियंस सम अप करूं तो मेरा तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी रही है यहाँ के। शुरू के सिर्फ हार्डली 2 महीने में अनएम्प्लॉयड रहा हूँ और उसमें भी मैं इनफैक्ट यूट्यूबिंग कर रहा था और यूट्यूब से तो पैसे कमा रहा था। देन फॉर्मली 2 महीने के बाद मुझे एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट जॉब मिल गई और फिर उसको छोड़कर मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब शुरू कर दी और अब वो करते हुए मुझे तकरीबन 9 महीने हो गए हैं। और इन द मीन टाइम मुझे और भी काफ़ी सारी जॉब ऑफर्स हुई हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ बीइंग डिस्टेंट फ्रॉम माय होम या पे स्केल नॉट बीइंग एज गुड एज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बट स्टिल गुड इनफ, या जॉब बीइंग ऑफर्ड नॉट बीइंग ऑफ माय टाइप, ये रीजंस है कि अभी तक मैंने स्विच नहीं किया। लेकिन आई हैव फाउंड जॉब्स माशाल्लाह। बात ये कि एक तो मेरा रेज्यूमे स्टाइल कैनेडियन था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग जॉब सर्च इन कनाडा, विच आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद इफ़ यू नीड। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और सेकेंडली मैंने नखरा नहीं किया या मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो सिर्फ यहाँ पर इंजीनियरिंग जॉब ही करूँगा। जो भी मुझे मिला मैंने किया। आई अवेल्ड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट केम माई वे, नोइंग फुल वेल कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे बिल्कुल नखरा नहीं करना और मुझे बॉटम से स्टार्ट करना है। तो आई कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ लॉट लोअर लेवल देन व्हाट अल्लाह ब्रॉट माई वे, जो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बिकॉज जो पहली जॉब भी थी वर्क फ्रॉम होम, इतनी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट जॉब थी और इतनी अच्छी जॉब थी कि ना सिर्फ मेरी बेस सैलरी थी बल्कि उसका कमीशन भी मुझे जॉब छोड़ देने के 2 महीने बाद तक मिलता रहा। क्योंकि मिलना स्टार्ट लेट हुआ था। जो शुरू के 2 महीने की सेल्स थी उनका कमीशन शुरू में नहीं मिला, तो वो सेकंड महीने के बाद से मिलना शुरू होता है। सो इवन दो आई लेफ्ट द जॉब आफ्टर द 3rd मंथ, लेकिन मेरा कमीशन मेरे बैंक अकाउंट में आता रहा। एक और इस इलाके की बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पर बहुत मुसलमान पॉपुलेशन है। जहाँ मैं रहता हूँ उधर शायद पिछले साल तो इतना फिर भी नहीं थे, लेकिन अब तो जिधर हम जाते हैं तो बापर्दा ख़वातीन नज़र आती हैं। मुसलमान इमिग्रेंट्स ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया से बल्कि अरब ममालिक से बहुत से मुसलमान यहाँ पर आए हुए हैं, जिसकी वजह से स्कूल में भी ज़ुहा को बहुत फ्रेंड्स मिल जाते हैं मुस्लिम। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये कल्चरल फेस्टिवल है ईद के करीब करीब। बहुत यहाँ पर चांद रात और मीना बाज़ार और मेले वगैरह लगे थे, तो कितने सारे मुस्लिम्स हैं यहाँ पर और इतने ज़्यादा होते हैं कि जुमे की नमाज एक शिफ्ट में नहीं होती बल्कि 2 शिफ्ट्स उनको करवानी पड़ती हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ने वाले माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर ट्रैफिक कितनी ज़बरदस्त है, कितना कम ट्रैफिक वॉल्यूम है। आपको इतना इतना डिस्टेंस नज़र आ रहा है एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी का, विच इज़ सच ए ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें कभी ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता और बहुत हमारा कम्यूटिंग में टाइम सेव होता है। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डली 10 मिनट मुझे लगते हैं घर से काम तक पहुँचने में, काम से घर तक पहुँचने में, क्योंकि कहीं पर मैं ट्रैफिक में लॉक ही नहीं होता, कहीं पर ट्रैफिक जैम ही नहीं होता। देखिए कितनी खाली खाली सी सुनसान सी सड़कें हैं और कितना खूबसूरत इलाका है। हम लोग तो माशाल्लाह यहाँ आकर बहुत खुश हैं। एक तो ये इंसान की बहुत बड़ी खुश नसीबी होती है कि उसको जिधर वो है उसके बहुत ही करीब जॉब मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डेली 1.5 घंटे का सफ़र तय करके वापस जाते हैं घर, क्योंकि शाम के वक्त थोड़ी सी ज़्यादा रश होता है और सुबह उनको 1 घंटा लगता है अपने घर से लेकर वर्क प्लेस तक। तो आप सोचें कि ऑलरेडी अगर 8 घंटे की शिफ्ट हो उसमें आप ये 2.5 घंटे ऐड करते हैं तो सीधा सीधा 10.5 घंटे बन गया ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में घर से जॉब से घर पर पहुंच जाता हूं, तो इस हिसाब से अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूं। अब हम बात करते हैं मौसम की।
मैं क्योंकि GTA एरिया में रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने साल में 5 महीने की सर्दी देखी है, जिसमें से बमुश्किल 2 महीने की एक्सट्रीम सर्दी होती है, बाकी 3 महीने की ऐसी ही सर्दी होती है जैसे पाकिस्तान में दिसंबर जनवरी में पड़ती है। और जो बाकी 7 महीने हैं उसमें से मैंने 5 महीने बहुत ज़बरदस्त मौसम देखा है। यानी जैसे अभी आप देख रहे हैं मई से बहुत अच्छा मौसम स्टार्ट हो जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो कंफर्म है कि सितंबर के एंड तक आपको ऐसी ही गर्मी मिलेगी। बल्कि अक्टूबर भी काफ़ी अच्छा होता है। अक्टूबर एक मीडियोकर सा यहाँ पर मंथ होता है और इसी तरह से अप्रैल। सो अप्रैल और अक्टूबर मिलाकर ये दोनों जो हैं मीडियोकर मतलब के बदलते हुए मौसम के मंथ्स हैं। और 5 महीने जो बीच में हैं वो मैंने आपको बताया कि वो गर्मी के हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम रहता है और बहुत हरियाली और फूल पौधे यहाँ पर उगते हैं। और जो बमुश्किल 5 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बल्कि 4 महीने हैं। इसमें से सिर्फ जनवरी और फरवरी ही एक्सट्रीम की सर्दी के महीने होते हैं, बाकी सब कुछ अच्छा और बेरेबल होता है यहाँ पर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती और आपको बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर मिलता है। बल्कि गर्मियों में तो इतनी गर्मी हो जाती है जैसे मिडल ईस्ट होता है। तो मैं तो माशाल्लाह बहुत खुश हूँ यहाँ पे। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि नए इमिग्रेंट्स को अल्बर्टा जाना चाहिए या ओंटारियो में आना चाहिए। ये आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आप ओंटारियो या अल्बर्टा लिख सकते हैं तो वो लिख दें, नहीं तो कम से कम ओ लिख दें या ए लिख दें। मुझे जितने अभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से कमेंट सेक्शन में प्लीज़ या ओ या ए राय का इजहार करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।